अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े में मस्जिद कमेटी की जानिब से दाखिल की गई उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। दरखास्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसमें तनाज़े से मुतालिक 15 मुकदमात को एक साथ चलाने की हिदायत दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि तमाम केसेस एक ही नौयत के हैं और इसी तरह के शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाना है, इसीलिए अदालत का वक्त बचाने के लिए उन तमाम मुकदमात को एक साथ सुनना बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े से मुतालिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मस्जिद कमेटी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत रोक दी और इस मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट में आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दायर 237 पिटिशन्स पर सुनवाई हुई। इन पिटिशन्स में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा। कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का वक्त दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये एक्ट किसी की भी सिटीजनशिप नहीं छीन रही है। 2014 से पहले मुल्क में आए लोगों को ही शहरियत दी जा रही है, उसके बाद आए किसी नए रेफ्यूजी को नहीं। पिटिशनर्स के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मरकज़ के जवाब देने तक नई शहरियत नहीं दी जाए। ऐसा कुछ होता हो तो हम फिर कोर्ट आएंगे। इस पर CJI की बेंच ने कहा कि हम यही हैं। मरकज़ी हुकूमत को स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का वक्त दिया जाता है, उस पर 8 अप्रैल तक एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। इस तरह कोर्ट ने 9 अप्रैल को सुनवाई से पहले ज़रूरी बातों को सुनने के लिए कहा। असम और त्रिपुरा से जुड़ी पिटिशन्स में अलग नोट दिया जाए। मरकज़ ने CA लागू होने के नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी किया था। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए रेफ्यूजीज़ को शहरियत मिलेगी। इसके खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम कांग्रेस, देवव्रत सैक्रिया, असम की एक और ऑर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और दीगर तंजीमों ने इसके खिलाफ पिटीशन लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में समाअत करते हुए रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के रूबरू हाजिर होने का हुक्म दिया। इसके साथ अदालत ने यह भी पूछा कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। समाअत के दौरान अदालत ने रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपने अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। अब हम आपके मौक्किल से अदालत में हाजिर होने को कहेंगे। हम रामदेव को भी पार्टी बनाएंगे। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हम केस की समाअत मुलतवी नहीं करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने मरकजी वजारत आयुष को भी फटकार लगाई और पूछा कि उसने एक दिन पहले जवाब क्यों दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर को अगली समाअत पर अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। इसके साथ ही अदालत ने रामदेव को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। पतंजलि आयुर्वेद के अलावा आचार्य बालकृष्ण को भी नोटिस दिया गया जिसमें उन्हें 3 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क तब्दीली चाहता है और वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की ज़मानत वही अंजाम पाने वाली है जो 2004 में इंडिया शाइनिंग यानी भारत उदय का नारे का हुआ था। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में यह भी कहा कि पार्टी कारकुनों को कांग्रेस के मंशूर को हर घर तक पहुँचाना होगा। मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग कमेटी का इजलास तलब किया गया था। कांग्रेस सदर ने कहा कि उनकी पार्टी उन वादों को पूरा करेगी जो इस लोकसभा इलेक्शन में वो करने जा रही है। उन्होंने कहा कि वादे करने से पहले हम गहराई से छानबीन करते हैं कि हम उन्हें पूरा कर पाएंगे या नहीं। CWC के इजलास के बाद कांग्रेस के कायदीन जयराम रमेश और दीगर ने मीडिया को पूरी तफसीलात से वाकिफ करवाया। एक तरफ से आज जो बैठक हुई है ये सिर्फ घोषणा पत्र के लिए नहीं है, पर ये हमारे न्याय पत्र के लिए है। पिछले 10 साल अन्याय काल से मुक्ति पाने के लिए जो अभी चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, यही उसी पर आज बातचीत हुई है।
हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है ताकि हमारे देश की जनता को एक नई भविष्य दिखाई दे। हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, मैं एक बात और कहूंगा कि पिछले 63 दिनों में गुवाहाटी से लेकर बेंगलुरु तक, गुवाहाटी में 23 तारीख को राहुल जी ने 5 न्याय एजेंडा देश के सामने रखा। रांची में 5 फरवरी को उन्होंने हिस्सेदारी न्याय को लेकर काफी लंबी बात की। अंबिकापुर में 13 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने किसान न्याय की गारंटियों की घोषणा की। फिर 7 तारीख मार्च को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियां की घोषणा की। उसके बाद नंदुरबार में 12 मार्च को राहुल जी ने 5 सूत्री आदिवासी संकल्प देश के सामने रखा। 13 मार्च को धुले में एक महिला सम्मेलन हुआ जहां नारी न्याय। रियासत महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आज एनकाउंटर में 4 माओ नवाज मारे गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट नेलू तिपाल ने कहा कि पुलिस को पीर की दोपहर इतला मिली थी कि लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दरमियान तकरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के मकसद से कुछ माओइस्ट पड़ोसी रियासत तेलंगाना से गढ़चिरौली में प्राणहिता नदी पार कर गए हैं। इस इतला के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस के खुसूसी दस्तों ने चौकसी अख्तियार की और वो तलाशी मुहिम पर थे कि इस दौरान माओइस्टों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 4 माओइस्ट मारे गए। महलूकीन की शिनाख्त वर्गीस, माकतो, राजू और वेंकटेश के तौर पर की गई है। पुलिस को इनकाउंटर के मकाम से भारी मिकदार में असलाहा भी बरामद हुआ। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया कि इन माओइस्टों पर 36 लाख रुपए के इनाम का इन पर 36 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन ने आज बयान में कहा कि तमिलिसाई सौंदरराजन के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफे देने के बाद राधाकृष्णन को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सदर जमहूरिया मुर्मू ने तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई का इस्तीफा कबूल कर लिया है। राधाकृष्णन को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर भी इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राष्ट्रपति भवन ने राधाकृष्णन से कहा कि वो तेलंगाना और पुडुचेरी के मुस्तकिल गवर्नरों की तकर्रुरी तक जिम्मेदारियां अदा करें। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश हुई। मंगल की सुबह सईदाबाद, चंपापेट, सरूर नगर, मादन्नापेट और मलकपेट इलाकों, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, करमन घाट, वनस्थलीपुरम, एलबी नगर, हयात नगर, चार मीनार, कोठी और दीगर कई मकामात पर बारिश हुई। अजला, कामारेड्डी, संगारेड्डी और निजामाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई। दरियासना महकमे मौसमियात ने कहा कि रियासत में आइंदा 4 दिनों तक हल्की बारिश होगी। बताया गया कि कई अजला में गरज चमक के साथ शदीद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वाजे किया है कि मौजूदा मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि रियासत में आबी ज़खायर में काफ़ी पानी मौजूद है। रियासत में पीने के पानी की सप्लाई की सूरत हाल पर आज मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। म्यूनसिपल शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, पंचायत राज दही तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया और दीगर महकमेजात के आला अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मरम्मत का काम जंगी बुनियादों पर किया जाए और पीने के पानी की फराहमी जारी रखी जाए। उन्होंने वाजे किया कि हम ग्रेटर हैदराबाद में वाफर मकदार में पानी फराहम कर रहे हैं और अगर इसमें कोई इजाफी पानी के टैंक की दरख्वास्त करता है तो हम उन्हें भी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीठे पानी की फराहमी के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर रियासत के तमाम आबी ज़खायर में पानी की दस्तियाबी और गर्मी के मौसम में पीने के पानी की फराहमी के लिए किए गए इक़दामात से मुताल्लिक़ महकमों के सेक्रेटरियों के साथ जायज़ा लिया गया। इसके अलावा 10वीं जमात के इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में भी चीफ सेक्रेटरी ने जायज़ा लिया। उन्होंने हाल ही में ख़त्म होने वाले इंटर इम्तहानात की तरह ही मौजूदा 10वीं जमात के इम्तहानात का कामयाबी से इनेकाद करने की अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने मुलाजिमीन को दिए जाने वाले मकानात के किराए यानी HRA हाउसिंग रेंट अलाउंस में नज़रसानी की है। रियासती हुकूमत ने जियो 53 के तहत HRA पर नज़रसानी करने साल 2020 में RTC इंतज़ामिया को हिदायत दी थी। ताहम उस वक्त RTC के मुलाजमीन को PRC न होने की वजह से HRA पर नज़रसानी के अमल को इंतज़ामिया ने आर्जी तौर पर रोक दिया था, लेकिन हालिया दिनों हुकूमत ने RTC मुलाजमीन को 2017 PRC पर अमल करते हुए 21% फिटमेंट का ऐलान किया है, जिसके पेश नज़र RTC इंतज़ामिया ने अपने मुलाजमीन को जियो 54 के तहत HRA पर नज़रसानी का फैसला किया है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक 85 साल मुकम्मिल होने वाले वोटर्स को घर बैठे वोट डालने की सहूलत होगी। जो माजूरीन हैं वो भी घर बैठे वोट डाल सकते हैं। घर बैठे वोट डालने की दरख्वास्त ली जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग घर बैठे वोट डालना चाहते हैं। विकास राज ने कहा कि 50,000 रुपये ज़्यादा नकद रकम होने पर उसके दस्तावेज पेश करने होंगे, वरना रकम जब्त की जाएगी। I'll start with training. Almost returning officers, DOs, police officers, ఈ 3 కేటగిరీస్ని ఢిల్లీలో పిలిపించి ECI వారు ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. EROs అంటే ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్స్, అసిస్టెంట్ EROs, AEROs, AROs, DLMTs, అసిస్టెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్, ఈవీఎం నోడల్ ఆఫీసర్స్, ఐటీ స్టాఫ్ వాళ్ళందరినీ స్టేట్ లెవెల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఫర్దర్ ట్రైనింగ్ BLOస్కి, తర్వాత సెక్టర్ ఆఫీసర్స్కి, ఈవీఎం మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్కి, ఐటీ స్టాఫ్కి, ఎలక్షన్ కంట్రోల్ రూమ్ స్టాఫ్కి, ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ టీమ్స్, MCC టీమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ ఎవరు మ్యాన్ చేస్తారు, స్టాటిక్ స్టేషన్స్ ఎవరు మ్యాన్ చేస్తారు, పోలీస్ పర్సనల్, DO స్టాఫ్, MCMC స్టాఫ్, నోడల్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అఫ్కోర్స్ పోలింగ్ పర్సనల్, కౌంటింగ్ స్టాఫ్, ఫోటోగ్రాఫర్స్, వీడియోగ్రాఫర్స్, వెబ్ కాస్టింగ్ టీమ్ అండ్ మైక్రో అబ్జర్వర్స్ వీళ్ళకి లాస్ట్లో అంటే ఎలక్షన్స్కి ఒక వారం రోజు ముందు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. EVMs మా దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి. We require, this is the requirement that we have of 57,000 BUs, 44,500 CUs and control units, 48,000 slide. BRS पार्टी के रुकने काउंसिल के कविता ने शराब केस में उनकी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर उनको मायूसी हाथ लगी। अदालत ने कहा कि पिटीशन मुकम्मिल नहीं है, क़वायद के मुताबिक पिटीशन को मुकम्मिल करने के बाद दाखिल किया जाए, उसके बाद ही समाअत होगी। दूसरी तरफ अदालत ने कविता को अपने अफराद ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए शाम 6 बजे तक 7 बजे तक इजाज़त दी है। इसी दौरान कविता ने सुप्रीम कोर्ट में ED के खिलाफ दाखिल करदा रिट पिटीशन को वापस ले लिया है। साबिक़ में उन्होंने ED की नोटिस और उनको गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त को वापस ले लिया, क्योंकि ED ने कविता को इस केस में 4 दिन कबल ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाइस ये दरख्वास्त गैर कारगर तस्वुर की गई और अदालत के मशवरे पर कविता के वकील ने इस पिटीशन से दस्तबरदारी का ऐलान किया। साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के घर के सामने पानी के टैंकर की मौजूदगी के तस्वीर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक KCR को भी पानी की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है।
इस तरह के मुख्तलिफ कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वाटर वर्क्स को इसका खुलासा करना पड़ा। वाटर वर्क्स ने कहा कि पानी की कोई मुश्किल नहीं है। कविता की गिरफ्तारी के बाद मुलाकात करने वालों की तादाद में इजाफे की वजह से उस घर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। कांग्रेस के सीनियर कायद और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने खैरताबाद के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र की कांग्रेस में वापसी से मुतालिक बीआरएस कायदीन के मौक़िफ़ को मज़हका खैज करार दिया। मंगल को एक सहाफ़ती बयान में शब्बीर अली ने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ही तेलंगाना में अपोजिशन जमातों में इन्हिराफ का चलन शुरू किया था। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर ने जून 2014 में इख्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद इन्हिराफ का कल्चर शुरू किया था और 2014 और 2018 के दरमियान केसीआर ने 4 अराकीन पार्लियामेंट, 25 अराकीन असेंबली, 18 MLCs के इन्हिराफ को अंजाम दिया। अपनी दूसरी मियाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 12 अरकान समेत 14 MLA से इन्हिराफ करवाकर बीआरएस में शामिल करवाया था। बीआरएस ने उस वक्त की अपोजिशन जमातों के हज़ारों सरपंचों, ZPTC, MPTC, काउंसलर्स, कॉरपोरेटर्स और दीगर कायदीन को भी बीआरएस में शामिल कर लिया था। शब्बीर अली ने निशानदेही की कि बीआरएस पार्टी सिर्फ और सिर्फ इन्हिराफ की बुनियाद पर ही जिंदा रही और फली फूली। उन्होंने रिमार्क किया कि बीआरएस कायदीन आज दानम नागेंद्र को नाअहल करार देने की दरख्वास्त जाहिर कर स्पीकर गडम प्रसाद कुमार से 3 माह के अंदर कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तलसानी श्रीनिवास यादव जो TDP के टिकट पर मुंतखब हुए थे, उन्होंने सनत नगर हल्के से MLA की हैसियत से इस्तीफा दिए बगैर केसीआर की काबीना में उन्हें शामिल किया गया था। उन्होंने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक गैर कानूनी तौर पर काबीना के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। शब्बीर अली ने कहा कि बीआरएस कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत को गिराने की धमकी दी और ये तवक्को कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खामोश तमाशाई बनी रहेगी। शब्बीर अली ने कहा कि बीआरएस के मजीद कई MLAs, MLCs और अराकीन पार्लियामेंट और दीगर कायदीन जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद जी कांतम ने दावा किया कि बीआरएस के 26 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल होने पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी में नुमाइंदगी करने वाले अरकान असेंबली कांग्रेस और दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों से है, जिनमें अक्सरियत कांग्रेस पार्टी की है। इसीलिए वो दावे के साथ कह सकते हैं कि बीआरएस के मौजूदा 26 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल होने तैयार हैं और वो किसी भी वक्त कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ఇయలో గోవా కావచ్చు, అంతకుముందు కర్ణాటక కావచ్చు, అంతకుముందు మహారాష్ట్ర కావచ్చు, అంతకుముందు మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, రాజస్థాన్ కావచ్చు, వాళ్లకు మెజార్టీ ఎక్కడ కూడా ప్రజలు ఇవ్వలే. ఇయలో ఇతర పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కుంటూ వాళ్ళు ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేశారు. సొంత బలం లేదు సగం రాష్ట్రాలలో, ఇది వాస్తవం. ఇయలో తెలంగాణలో కూడా ఎంపీ సీట్లకే నిలబడడానికి దిక్కు లేదు. ఇయలో బీఆర్ఎస్ నుంచి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి వాళ్ళను, ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళను మరి ఎంపీలుగా ప్రకటిస్తున్నారు. ఇది వాస్తవం కాదా? మీరు బీజేపీలు ఈ రాష్ట్రంలో లక్ష్మణ్ గారు కానీ, కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ ఎవరినన్నా మీరు నాయకులుగా తయారు చేశారా? ఎమ్మెల్యే స్థాయి, ఎంపీ స్థాయి నాయకులను తయారు చేశారా? మరి చేసుకోవాలి. ఇప్పటికి కూడా మీ పార్టీకి నిలబడ वरंगल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर एरवली दयाकर राव ने कांग्रेस में शामिल होने से मुतालिक उनके खिलाफ जारी इत्तलात को मुस्तरद कर दिया और इस तरह के इत्तलात की सख्त मज़म्मत की। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि वो बीआरएस छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्टी को बचाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वरंगल लोकसभा के बीआरएस उम्मीदवार कडियम काविया के साथ मिलकर एरवली दयाकर राव ने मीडिया से बात की। इस मौके पर दयाकर राव ने कहा कि कांग्रेस या दीगर किसी भी जमात में शामिल होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बीआरएस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और उन्हें यकीन है कि आने वाले दिनों में बीआरएस दोबारा रियासत में इख्तिदार में आएगी। पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे। दयाकर राव ने कहा कि वो अपनी सियासी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपोजिशन कायद की हैसियत से गुजार चुके हैं, इसीलिए अपोजिशन में रहना उनके लिए कोई नई बात नहीं है और कई चीफ मिनिस्टर्स का भी उन्होंने मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने भी उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाने की काफ़ी कोशिश की थी, यहाँ तक कि उन्हें ये भी धमकी दी गई कि अगर वो कांग्रेस में शामिल नहीं होते तो उनके हल्के वर्धनापेट को SC तबके के लिए महफूज कर दिया जाएगा। लेकिन वो राजशेखर रेड्डी की धमकियों से नहीं डरे। कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से उन्हें जितना भी हरासा किया जाएगा वो बीआरएस छोड़ने वाले नहीं हैं। ఈ రోజు చాలా మంది నాయకులు పార్టీ వీడిపోతున్నారు.
నాకు తెలిసిన కాడికి పార్టీ బారిటోళ్ళందరూ కూడా ఏదో బిజినెస్ చేసేటోళ్ళు, ల్యాండ్ దందాలు చేసేటోళ్ళు, తప్పు పనులు చేసేటోళ్ళు, ఇసుంటి వాళ్ళే రాజకీయాలల్లో అధికార పార్టీ ఉంటేనే బతకగలుగుతూ ఉంటూ పోయేటోళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. చాలా నియోజకవర్గాలు పోయారు. మా దగ్గర కూడా పాలకుర్తి నియోజకవర్గాలు పోయారు, వర్ధనపేట నియోజకవర్గాలు పోయారు, హన్మకొండలో పోయారు, వరంగల్లో పోయారు. పోయేటోళ్ళంతా కూడా ఏదో తప్పు చేసి ఉండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎక్కడుండో వేరే ప్రభుత్వాలతోటి అండ తీసుకున్నందుకు పోయేటందుకే అవకాశం. साबिक वजीर हरीश राव ने रियासत में गैर मौसमी बारिश से नुकसान होने वाले फसलों पर मुआवजा अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। बीआरएस के सीनियर लीडर हरीश राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से रियासत के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस आदिलाबाद, निज़ामबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, मेदक में तेज़ हवाओं के साथ सालाबारी हुई, जिसके नतीजे में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। खास तौर पर धान और आम के फसल को नुकसान होने की इतलात है। गैर मौसमी बारिश से किसानों को कटवाई के लिए तैयार फसल से महरूम होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धान के अलावा मकई, आम और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बीआरएस दौरे हुकूमत में गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात का उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खुद शख्सी तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए नुकसान होने वाली फसलों का मुआयना किया था और उसी मकाम से फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजे का भी ऐलान किया था। हरीश राव ने कहा कि रियासत में 2-3 दिन से जारी गैर मौसमी बारिश के बावजूद कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अब तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कांग्रेस हुकूमत को सियासत के सिवा किसानों के मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने नुकसान होने वाली फसलों पर फी एकड़ 10,000 रुपये मुआवजा अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। बीआरएस की सीनियर कायद व साबिक वजीर सत्यवती राठौर ने कहा कि रुकने काउंसिल कविता की गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर सियासी मुकासमत पर मबनी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने तेलंगाना में चंद्रशेखर राव को और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिश रचाई है। तेलंगाना भवन में बीआरएस की खातून कायदीन जी सुनीता और हरिप्रिया नायक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सत्यवती राठौर ने कहा कि दिल्ली शराब मामले के केस में रुकने काउंसिल कविता को असेंबली इंतखाबात से कबल एक गवाह के तौर पर शामिल किया था और अब पार्लियामेंट के इंतखाबात से कबल कविता को गवाह से मुलजिम में तब्दील कर दिया गया, जो सियासी साजिश का एक हिस्सा है। सत्यवती राठौर ने कहा कि इस केस में कविता का ताल्लुक मुतासरीन में होता है, मुलजिमीन में नहीं। చేసే రోజు కూడా సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఉండే చాలా తెలివిగా ఎక్కడ చిక్కకుండా ఆ కేసుకు సంబంధించి మేము లాయర్లతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా చెప్పేది ఇదొక రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యలో భాగం కాబట్టి ఇందులో ఉన్న బలం ఎంత లేకపోతే ఆధారాలు ఏమున్నాయనేది చూడకుండా వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి ఒక చాలా ప్లాన్డ్గా ఆ రోజు సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఉంది కాబట్టి తను ఎక్కడ ప్రోగ్రాములు పెట్టుకోకుండా ఇంట్లో ఉంటే మరి అటు కేసు వాయిదా పడి ఈ రోజుకు వాయిదా పడే క్రమంలోనే తనని అరెస్ట్ చేయడం ముందే చాలా ఒక ప్రణాళికతోని टिकट తీసుకొని बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए तेलुगु फिल्म रजाकार को एंटरटेनमेंट टैक्स से मुस्तस्ना करार देने और इस फिल्म को स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा को मुफ्त दिखाने के इंतजाम करने की दरख्वास्त की। अपने मकतूब में बंडी संजय ने कहा कि रजाकारों की शैतानियत से तेलंगाना आवाम को जो परेशानियां और मसाइब का सामना करना पड़ा, इस फिल्म को देखने के बाद हक़ायक़ आश्कार हुए हैं। निज़ाम की हुक्मरानी से तेलंगाना आवाम को आज़ादी दिलाने और आज़ादाना माहौल में सांस लेने के लिए तेलंगाना समाज ने जो जद्दोजहद व लड़ाई की थी, इसके अलावा रजाकारों की बर्बरियत का भी इस फिल्म में तफसीली जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को रोकने के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अपने मुसम्मम इरादे के साथ इस फिल्म की शूटिंग कामयाब तौर पर मुकम्मल की और इसे रिलीज़ भी कर दिया। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असेंबली आर्थर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाई शर्मिला ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। हाल ही में बरसर इख्तियार जमात की जानिब से जारी करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं था, जिस पर उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनको कांग्रेस का टिकट मिलने का इम्कान है। वाईएसआरसीपी की शिकायत के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी करते हुए कहा कि एमएलसी एपी रेड्डी ने शिकायत की है कि टीडीपी
वैस जगन के खिलाफ काबिल एतराज़ सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी हो रही है। जगन का FB, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जगन की शख्सियत पर रास्त हमला किया जा रहा है। सीओ ने 24 घंटे में काबिल एतराज़ पोस्ट हटाने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के सलेम में एक जलसे आम से खिताब करते हुए काफ़ी जज्बाती नज़र आए। उन्होंने अपने साथियों को याद किया। मोदी ने कहा कि तेलंगाना का स्टेट प्रेसिडेंट रहे लक्ष्मण ने पार्टी की कामयाबी के लिए काफ़ी कोशिश की थी। ये बंगारू लक्ष्मण की बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश को भी याद करते हुए कहा कि मैं रमेश को नहीं भूल सकता। उन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं हैं। साथियों, अभी तो चुनाव अभियान बीजेपी की मलून लीडर नुपुर शर्मा एक बार फिर सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बनी हुई है। इत्तलात हैं कि उसे रायबरेली से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना रही है। साल 2015 में नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो के दौरान शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की थी। मलून नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों में पाई जाने वाली शदीद बरहमी को देखते हुए बीजेपी ने उसे पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। ताज़ा तौर पर इत्तलात है कि नुपुर शर्मा रायबरेली से इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि नुपुर शर्मा रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगी। वाज़ेह रहे कि रायबरेली कांग्रेस की वाहिद सीट है जहां 2004 से सोनिया गांधी मुसलसिल कामयाब होती आई हैं। अमेरिका में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साला तालिब इल्म की मौत हो गई। उसके वालिदैन का इल्ज़ाम है कि उसे कत्ल किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले अभिजीत परचोरी बोस्टन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। तालिब इल्म के वालिदैन चक्रधर और श्री लक्ष्मी करकटीकट में मुकीम हैं। उनका कहना है कि नामालूम अफराद ने उनके बेटे को कत्ल किया। बताया जा रहा है कि तालिब इल्म को 11 मार्च को यूनिवर्सिटी कैंपस में कत्ल किया गया, जिसके बाद उनकी लाश करीबी जंगलात में एक कार में छोड़ दी गई। दोस्तों की तरफ से दी गई शिकायत की बुनियाद पर सेलफोन सिग्नल्स के जरिए जांच की गई और लाश की शिनाख्त की गई। हिंदुस्तानी कौंसलेट ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि तालिब इल्म की मौत के पीछे किसका हाथ है, लेकिन कौंसलेट ने कहा कि उन्हें कोई शक नहीं है। इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। शहर हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश का तालिब इल्म हलाक हो गया। उसकी शिनाख्त 24 साला किश्ती राज के तौर पर की गई। ज़राए के मुताबिक ये नौजवान ज़िले वरंगल के नीट में ज़ेरे तालीम था और वो अपने साथियों के साथ हैदराबाद आया था। वो उसी कार में अपने साथियों के साथ मिलकर वापस हो रहा था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हुदूद में कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में एक कार उलट गई। इस हादसे में किश्ती राज हलाक हो गया और उसके दीगर 5 साथी जख्मी हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक बीवी ने अपने साबिक शोहर पर एसिड से हमला कर दिया। ये वाकया इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्राहिमपट्टनम मंडल के एक मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले महेश की शादी 8 साल कबल लक्षन्ना नामी खातून से हुई थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए। आपसी झगड़ों की वजह से वो दोनों कोर्ट से रुजू हुए और आपसी इत्तेफाक के जरिए तलाक हासिल कर ली। इस दौरान महेश दूसरी शादी की तैयारी में था। इस बात की इत्तला उसकी बीवी को हो गई। आज शादी का मुहूर्त था और महेश तैयारियों में था। इसी दौरान वो जैसे ही घर से बाहर निकला, मनसूबाबंद तरीके से उसकी पहली बीवी ने अपने साथ लाया हुआ एसिड उसके चेहरे पर उंडेल दिया, जिसके नतीजे में वो झुलस गया। जख्मी महेश को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। शहर के नागोल पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। पुलिस के बमौजूद 28 साला मल्लिकार्जुन नामी नौजवान लक्ष्मी नरसिम्हा कॉलोनी में रहा करता था। आज सुबह 2 लोग मोटरसाइकिल पर उसके घर पहुंचे और बातचीत के बहाने उसे अपने साथ ले गए। उन अफराद ने मल्लिकार्जुन को सुनसान मुकाम पर ले जाकर शराब पिलाने के बाद मुहलिक हथियारों से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।